नमस्ते बच्चों, भूगोल की इस तासिका में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज का पाठ क्रमांक 6 समुद्र जल के गुणधर्म। इस तासिका में हम पाठ क्रमांक 6 जो है समुद्र जल के गुणधर्म, इसका हम अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में आप लोगों ने समुद्र जल इसके बारे में काफी जानकारी हासिल की है। छठी कक्षा, 7वीं कक्षा, 8वीं कक्षा है ना, ये सारी कक्षाओं में आपका समुद्री जल इसका अध्ययन हो चुका है ना। तो फिर भी हम एक बार फिर से इस पाठ को दोहराते हैं, समुद्री जल के गुणधर्म। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न आप लोगों को पूछे गए जो पिछली कक्षा में आप लोगों के हो चुके हैं, है ना। तो ये उत्तर देने की आप कोशिश करोगे। यहाँ पर सबसे पहले ये संसार का मानचित्र दिखाई दे रहा है, इसे आप अच्छे से देखोगे। यह हमें क्या दर्शा रहा है? तो समुद्र जल की क्षारता, पूरे संसार का मानचित्र है ये। यहाँ पर सारे समुद्र हम देख पा रहे हैं और यहाँ पे जो अंकों में जो दर्शाया गया है वो क्या है? समुद्र जल की क्षारता है ना, जो हमें यहाँ पर आंकड़ों की इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, अब कुछ प्रश्न पूछे गए जो अध्ययन आपका हो चुका है। संसार में सबसे बड़ा जल संचय कौन सा है? इसका उत्तर आपको इस मानचित्र में मिल सकता है। फिर उसके बाद सागरीय जल खारा क्यों होता है ना, ये भी अध्ययन हो चुका है आपका। जमीन और समुद्र की जलवायु में क्या अंतर है? उसके बाद विषुवत रेखा के ध्रुवीय प्रदेश की ओर समुद्र जल के तापमान में कौन कौन सा अंतर दिखाई पड़ता है? कहाँ से लेकर? विषुवृत्त रेखा से ध्रुवीय प्रदेश, बराबर है। विषुवृत्त रेखा एकदम आंखों के सामने आनी चाहिए और उसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ध्रुवीय प्रदेश, मतलब ऊपर की ओर, विषुवृत्त से लेकर ध्रुवीय प्रदेश। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या अंतर दिखाई देता है, यह भी है। अब हम चालू करते लेसन अपना। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है तापमान। जब समुद्र जल के गुणधर्म जो है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसमें का तापमान। तो हम यहाँ पे देख पा रहे समुद्र और उसकी लहरें, ये सब हम इस आकृति में देख पा रहे। तापमान यह समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुणधर्म है। सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म कौन सा है? तापमान। समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान सभी और समान नहीं होता। समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान सभी और समान नहीं होता। समुद्र जल के तापमान की यह भिन्नता अलग अलग जगह पर अलग अलग घटकों पर निर्भर होती है। यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। समुद्र जल का तापमान कहाँ पर कम होता है, कहाँ पर ज्यादा होता है, ये किस पर निर्भर होता है? अलग अलग जगहों पर अलग अलग घटक। ये कौन कौन से घटक है, इसका हम फिर अध्ययन करेंगे। तो इस पर ये निर्भर होता है। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सागरी जल के कुछ प्रवाह है ना, आकृति में हम देख पा रहे हैं अच्छे से। समुद्री प्रवाह का भी समुद्र जल के तापमान पर परिणाम होता है। तो ये प्रवाह किस प्रकार के होंगे? तो जिस क्षेत्र से शीत समुद्री प्रवाह बहते हैं, कौन से वाले? शीत समुद्री प्रवाह बहते हैं, उस क्षेत्र में समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान कम होता है और उष्ण प्रवाह से समुद्री जलों का पृष्ठीय तापमान बढ़ जाता है। जहाँ पे शीत प्रवाह होंगी वहां पर तापमान कम होगा और जहाँ पे प्रवाह कैसा है? उष्ण प्रवाह, वहां पर तापमान यह बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं अक्षांश रेखा है ना, इसकी दृष्टि से तापमान पर, ये अक्षांश रेखा जो है तापमान पर क्या प्रभाव डालती है? तो अक्षांश रेखा की दृष्टि से सोचे तो समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान विषुवृत्त रेखीय ओर से ध्रुव की ओर कम कम हो जाता है। यहाँ पर हम विषुवृत्त रेखा देख पा रहे हैं और उसके बाद ध्रुव। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो तापमान क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। यही हमें ये बताया है कि अक्षांश रेखा की दृष्टि से सोचे तो समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान विषुवृत्त रेखीय की ओर से, यहाँ से ध्रुव की ओर कम कम होता जाता है।
तो यहाँ पर बीच में कर्क वृत्त है ना, हम ये देख पा रहे हैं। ये अच्छे से आप देखोगे, मकर वृत्त कहाँ से गुजरता है, कर्क वृत्त कहाँ से गुजर रहा है। फिर विषुवत रेखीय प्रदेशों में औसत तापमान कितना रहेगा, 25 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस। विषुवृत्तीय रेखीय प्रदेशों में कितना तापमान, 25 डिग्री। फिर मध्य अक्षांश, जैसे ऊपर ये आगे हम मध्य अक्षांश में, तो मध्य अक्षांश रेखा में प्रदेशों में कितना रहेगा, 16 डिग्री सेल्सियस। तो ध्रुवीय प्रदेश, हम अब और जा रहे हैं ऊपर की ओर है ना, ध्रुव की ओर, तो ध्रुवीय प्रदेशों में 2 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब इसे एक बार फिर से दोहराएंगे कि विषुवृत्त रेखा के पास कितना रहेगा तापमान, 25 डिग्री, मध्य अक्षांश में 16 डिग्री और ध्रुव के पास 2। फिर उसके बाद चलते हैं हम आगे। समुद्री सतह से अधिकांश सूर्य किरणें परावर्तित होती है। जो सूरज की किरणें हैं वो क्या होती है, हमेशा परावर्तित होती रहती है, मतलब वापस आती है। परंतु कुछ मात्रा में सूर्य किरणें समुद्री तल तक पहुंच जाते हैं, पर जहाँ पे सूरज की किरणें सीधी जाती है वहां पर वो क्या होती है, समुद्री तल तक पहुंच जाती है और बाकी किरणें परावर्तित होकर वापस आ जाती है। परिणामतः बढ़ती गहराई के अनुसार सूर्य की उष्णता की तीव्रता कम होती जाती है, जिससे समुद्र जल के तापमान में 2000 मीटर गहराई के बाद कमी होती जाती है। कहाँ पे कमी होती जाएंगी, 2000 मीटर गहराई में अपन जाने के बाद फिर वहां पर ये कम होते जाता है, क्या, तापमान कम होते जाता है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सूरज की किरणें सीधी विषुववृत्त की ओर है ना, ये सीधी, और जैसे हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो सूर्य की किरणें कैसी होती जा रही है, तिरछी। सूरज की किरणें ये सारी तिरछी नजर आती है, मतलब तापमान यहाँ पर ज्यादा, और जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तापमान ये कम होते जाता है। 2000 मीटर गहराई के बाद समुद्री जल का तापमान सर्वत्र एक समान दिखाई देता है। इसे आप अंडरलाइन करोगे कि समुद्री जल का तापमान सर्वत्र एक समान कहाँ पर दिखाई देता है, तो 2000 मीटर गहराई के बाद। फिर ध्रुवीय प्रदेश से विषुववृत्त रेखा प्रदेश तक सर्वत्र 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। गहराई अनुसार समुद्री जल का तापमान साधारणतः 4 डिग्री से तक कम होता है। उसी कारण अधिक गहराई वाला समुद्री जल कभी कभी जम नहीं जाता। यही एक कारण है कि जिसके कारण क्या होता है, समुद्र जल का पानी कभी भी जमता नहीं है। फिर इसके बाद हम एक आकृति देख पा रहे हैं, जो आकृति हमें दर्शा रही है समुद्र की गहराई और समुद्र जल का तापमान। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, ये है गहराई है ना, जो मीटर में दी है कि कितनी गहराई है, और उसके बाद समुद्र जल का तापमान जो हम यहाँ पर देख पा रहे, 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक है ना, ये हो गया उसका तापमान, और ये होगी समुद्र की गहराई। अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, उच्च अक्षांश रेखा। फिर इसके बाद मध्य, हमें अभी जानना है ना कि कहाँ पर तापमान ज्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है। उसी प्रकार उच्च अक्षांश रेखा, मध्य अक्षांश रेखा, फिर उष्णकटिबंध, और ये है स्थायी जलता। ये पूरा आपको अच्छे से इसका अध्ययन करना है। फिर इसके बाद इसके आधार पर कुछ आपको प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक बार आप फिर से निरीक्षण करोगे कि गहराई मीटर में कितनी है, तापमान कितना है, और ये अक्षांश जो रेखा है वो इसका अध्ययन आप लोग करोगे। ठीक है, अभी प्रश्न पूछा गया है कि उष्ण कटिबंध है ना, कहाँ पर है, उष्ण कटिबंध में समुद्री जल का अधिकतम तापमान कितना है। यह तापमान 500 मीटर गहराई पर कितना होगा। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि मध्य अक्षांश रेखा प्रदेशों में समुद्री जल का तापमान समुद्री सतह के पास कितना है। ये सारे प्रश्न आप एक बार अच्छे से आराम से क्या करोगे, इसका आप अध्ययन करोगे। तो हम सबसे पहला वाला प्रश्न देखते हैं कि उष्ण कटिबंध क्या पूछा है, उष्ण कटिबंध में समुद्री जल का अधिकतम तापमान कितना होगा। तो उष्ण कटिबंध आप देख पा रहे हैं, बराबर है। इसका तापमान पूछा है, अधिकतम तापमान कितना है,
तो हम चलते हैं ये उष्णकटिबंध और हम आ गए यहाँ पर। तो ये कितना हो सकता है यहाँ पर 18 डिग्री, है ना। तो ये हो गया 18 डिग्री सेल्सियस। फिर प्रश्न पूछा गया यह तापमान 500 मीटर की गहराई पर कितना होगा। अब हम कहाँ चलते हैं, 500 मीटर की गहराई यहाँ पर कहाँ नजर आ रही है, हम वहां पर जाएंगे, है ना। 500 मीटर की गहराई, तो इसके साथ हम आ गए, फिर हम लोग गए ऊपर यहाँ पर, है ना, ये रेखा। तो ये आती है 11, मतलब यहाँ पर तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर दूसरा, मध्य अक्षांश रेखा प्रदेशों में समुद्री जल का तापमान समुद्री सतह के पास कितना होगा। मध्य अक्षांश हम देख पा रहे हैं, मध्य अक्षांश रेखीय प्रदेशों में समुद्री जल का तापमान समुद्री सतह के पास। अब हम ये मध्य अक्षांश रेखा से चलते हैं, इसके साथ 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 तो ये कहाँ पर आ गई, ये मध्य अक्षांश रेखा यहाँ, मतलब ये है 14 डिग्री, बराबर। मध्य रेखा से हम गुजरे, यहाँ कर तो ये हम आ गए 14 डिग्री पर। तो इसका उत्तर है 14 डिग्री सेल्सियस। फिर प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया हमें कि मध्य अक्षांश रेखीय प्रदेश में समुद्री जल का तापमान 1500 मीटर की गहराई में कितना दिखाई देगा। जब 1500 मीटर गहराई है तब तापमान कितना रहेगा मध्य अक्षांश रेखी का। तो मध्य अक्षांश रेखा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं और गहराई पूछी गई हमको 1500, बराबर है। हम लोग ये आगे 1500 से हम चलते हैं आगे, ये यहाँ गए, यहाँ से चलेंगे ऊपर, तो ये हम आ गए 5 डिग्री। तो यहाँ पर कितना रहेगा 5 डिग्री। फिर आलेख प्रश्न है बाद में का, रेखीय प्रदेश का तापमान, आलेख का उच्च अक्षांश रेखीय प्रदेश का क्या तापमान दर्शाता है। गहराई के अनुसार उसका तापमान 500, 1000 और 1500 मीटर पर कितना है। तो उच्च अक्षांश रेखीय प्रदेश के समुद्री जल के तापमान के आलेख से, कौन सा वाला पूछा, उच्च अक्षांश रेखा, है ना, उच्च अक्षरुत्य प्रदेश। तो उच्च अक्षांश रेखीय प्रदेश के समुद्री जल के तापमान के आलेख से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि गहराई के अनुसार समुद्री जल के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। पृष्ठभाग से लेकर किसी भी गहराई पर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस अर्थात एक समान ही है। पृष्ठभाग से 500, 1000 और 1500 में भी कहीं गहराई पर एक ही तापमान है जो है 4 डिग्री सेल्सियस। इतना ही तापमान हम देख पा रहे। फिर प्रश्न आता है पांचवा कि कितनी गहराई के बाद समुद्री जल का तापमान सब जगह समान होता है। प्रश्न फिर से देखिए, कितनी गहराई के बाद समुद्री जल का तापमान सभी और समान होता है। तो इसका उत्तर है विषुववृत्त रेखा से ध्रुव तक के प्रदेश पर विचार करें तो पृष्ठभाग से 2000 मीटर की गहराई, हम कितनी गहराई में आ गए, यहाँ से चालू हो जाता, पहले 500, फिर 1000 की गहराई, फिर 1500 और फिर यहाँ पर आ गए हम 2000 की गहराई के बाद तापमान सब जगह हम समान ही देखते हैं। यहाँ आने के बाद, इतनी गहराई में आने के बाद तापमान में कुछ भी परिवर्तन हम नहीं देख पाते। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखित स्वरूप में दिए गए हैं नीचे, तो आप इसका भी अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये आकृति आपके प्रैक्टिकल नोटबुक पे, उसके बाजू में प्रश्न और ये सारे उत्तर, आप इसे अच्छे से पूरा लिखोगे। आप यहाँ पर उत्तर भी अच्छे से देख पा रहे हो, ये सारे उत्तर आपको दिए गए हैं। तो आप वो आकृति और प्रश्न और उत्तर ये सारे अपने नोटबुक में इसे लिखने की आप कोशिश करोगे। तो आज की तासिका में हमने क्या सीखा, सागर जल के गुणधर्म। पर सागर जल के गुणधर्म में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा था, अपना तापमान, कि तापमान किस प्रकार प्रभाव डालता है सागर के गुणधर्मों पर। तो अगली तासिका में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।